स्वागत है। आज हम मन की एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जिसके बारे में कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। ये दुनिया है हमारे अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड की। सब कहते हैं कि ये हमारी हकीकत को बनाता है, पर सवाल ये है कि हम इससे बात कैसे करें, इसकी भाषा क्या है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे पास दो बहुत दिलचस्प कह सकते हैं गाइड हैं। अच्छा। हाँ, एक है स्टेट अकिन टू स्लीप या SATS नाम की एक तकनीक पर एक बहुत ही डिटेल्ड लेख, सैट्स, ओके। जो हमें सिखाता है कि सोने से ठीक पहले की जो अवस्था होती है ना, उसका इस्तेमाल कैसे करें। और दूसरा सोर्स? और दूसरी है जोसेफ मर्फी की वो क्लासिक किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अरे वाह! तो आज हमारी कोशिश इसी कोड को क्रैक करने की है, ये समझने की कि हमारा मन असल में काम कैसे करता है। क्या हम वाकई अपने गहरे विश्वासों को बदलकर अपनी बाहरी दुनिया को बदल सकते हैं? और इन श्लोकों में बताए गए जो तरीके हैं वो असल जिंदगी में जैसे दौलत, रिश्ते और सेहत पाने में कैसे काम आते हैं। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दो मन का कॉन्सेप्ट क्या है। दोनों ही स्रोत, एक चेतन मतलब कॉन्शियस और एक अवचेतन सबकॉन्शियस मन की बात करते हैं। ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसका सबसे अच्छा तरीका है जहाज का उदाहरण। दोनों स्रोत इसी तरह से समझाते हैं। ओके। हमारा चेतन मन जो अभी इस बातचीत को सुन रहा है, समझ रहा है, तर्क कर रहा है। हाँ, तर्क कर रहा है, वो जहाज का कप्तान है। वो पुल पर खड़ा है, दूरबीन से देख रहा है, फैसले ले रहा है और आदेश दे रहा है। मतलब ये वो हिस्सा है जो सोचता है मुझे प्रमोशन चाहिए या मुझे वजन कम करना है, वो लक्ष्य तय करता है। बिल्कुल। लेकिन अवचेतन मन वो है उस जहाज का इंजन रूम। अच्छा। वहां जो क्रू बैठा है उसे ये नहीं पता कि जहाज कहाँ जा रहा है या क्यों जा रहा है। वो बस कप्तान के आदेशों को बिना सवाल किए पूरा करते हैं। तो अगर कप्तान कहता है फुल स्पीड अहेड तो वो कर देते हैं। और अगर कप्तान गलती से जहाज को किसी चट्टान की तरफ मोड़ दे, तब भी वो सवाल नहीं करेंगे? नहीं, वो उस आदेश को भी पूरा कर देंगे। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मान लीजिए ट्रैफिक में फंसे हुए बड़बड़ाते हैं या कोई न्यूज़ देखकर चिंता करते हैं, तो हम अनजाने में अपने इंजन रूम को चिंता करो और गुस्सा करो के आदेश दे रहे हैं। ये तो हर पल हो रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जोसेफ मर्फी से एक उपजाऊ जमीन कहते हैं। उपजाऊ जमीन? हाँ, आप उसमें गुलाब का बीज बोएं या जहरीले पौधे का, जमीन भेदभाव नहीं करती। वो दोनों को पूरी शिद्दत से उगाएगी। मतलब वो अच्छा बुरा नहीं देखती? बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी बात यही है, अवचेतन मन बहस नहीं करता। वो आपके आदतन विचारों और गहरी भावनाओं को एक आदेश की तरह मान लेता है और उन्हें हकीकत बनाने में जुट जाता है। ठीक है, ये बात थोड़ी डराती भी है और एक उम्मीद भी जगाती है। अगर ये इतना शक्तिशाली है तो हम कप्तान की तरह इसे सही आदेश देना कैसे सीखें? दोनों स्रोत सोने से ठीक पहले की उस उनीदी सी अवस्था पर, ड्राउजी स्टेट पर बहुत जोर देते हैं। उस पल में ऐसा क्या खास है? क्योंकि उस वक्त हमारा तार्किक मन, वो चौकीदार जो हर नई बात पर सवाल उठाता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ वही, वो चौकीदार थककर शांत हो जाता है, उसका पहरा हट जाता है। अच्छा, तो द गार्ड इज डाउन। मतलब उस वक्त हम जो भी सोचेंगे वो बिना किसी फिल्टर के सीधा अंदर जाएगा। बिल्कुल। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हमारे ब्रेन वेव्स अल्फा से थीटा फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। ये गहरी ध्यान और हिप्नोसिस की अवस्था होती है। अच्छा। हमारा अवचेतन मन उस समय सुझावों के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है और इसी सुनहरे मौके का फायदा सैट्स जैसी तकनीकें उठाती हैं। हाँ, सैट्स गाइड इस बारे में बहुत विस्तार से बताती है। उसके कुछ बहुत ही साफ स्टेप्स हैं। पहला तो है शरीर को पूरी तरह से शांत करना, रिलैक्स करना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर में तनाव है तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर गाइड कहती है कि एक छोटा सा सीन सोचो, सिर्फ 5 से 10 सेकंड का। और वो सीन ये नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ मिल रहा है, बल्कि ये होना चाहिए कि वो आपको मिल चुका है। ये फर्क बहुत बड़ा है ना? हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। वो इच्छा को भविष्य में देखते हैं। अवचेतन मन भविष्य को नहीं समझता, वो सिर्फ वर्तमान की भाषा, अभी की भाषा समझता है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है, उस सीन को अपनी सारी इंद्रियों से महसूस करो। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या छू रहे हो। बिल्कुल। गाइड में मार्को का एक उदाहरण है जो अपने सपनों का बीच कॉटेज विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा था और उसे बहुत जोर लगाना पड़ रहा था, जो कि काम नहीं करता। जबरदस्ती तो चेतन मन का काम है। सही। फिर उसने तरीका बदला।
उसने कॉटेज देखने के बजाय सिर्फ ये महसूस करने पर ध्यान दिया कि उसके नंगे पैर गर्म रेत में धंस रहे हैं। उसे नमकीन हवा की महक आ रही है और दूर से सीगल की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बस इतना ही, और ये उसके लिए काम कर गया। बिल्कुल, क्योंकि अवचेतन मन भावनाओं और इंद्रियों की भाषा समझता है, तार्किक विचारों की नहीं। अच्छा। रेत की गर्माहट और समुद्र की महक एक भावना पैदा करती है, एक होने का एहसास। SATS में इसी छोटे से सीन को लूप पर तब तक दोहराने को कहा जाता है जब तक आपको नींद ना आ जाए, ताकि वो एहसास अंदर छप जाए। हाँ, ये उस एहसास को अवचेतन में एक गहरे निशान की तरह छाप देता है। जोसेफ मर्फी भी कुछ ऐसी ही बातें करते हैं ना। हाँ, उनकी तकनीकें थोड़ी अलग है, पर सिद्धांत तो यही लगता है। हाँ, उनका सिद्धांत बिल्कुल यही है। जैसे उनकी एक बाउडोइन तकनीक है, ओके। जिसमें आप अपनी इच्छा को एक छोटे से वाक्यांश में समेट लेते हैं, जैसे सफलता, शांति, और उसे लोरी की तरह धीरे धीरे बिना जोर लगाए दोहराते हैं। अच्छा। या फिर उनकी स्लीपिंग तकनीक है, जिसमें आप बस एक शब्द जैसे धन को बार बार दोहराते हैं और उसकी भावना को महसूस करते हुए सो जाते हैं। तो लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य एक ही है, चेतन मन के पहरेदार को पार करके सीधे इंजन रूम तक अपना संदेश पहुंचाना। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत कमाल की है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये असल जिंदगी में काम करता है? क्योंकि किस्से कहानियां ही हमें यकीन दिलाती हैं। सही कहा। और हमारे स्रोतों में ऐसी कई कहानियां हैं। चलिए पैसे की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुतों से जुड़ी है। हाँ, सैड स्काइड में जेम्स की एक बहुत अच्छी कहानी है। उसकी नौकरी चली गई थी, बचत खत्म हो रही थी और वो अब काफी तनाव में था। उसने हर रात सोने से पहले ये कल्पना करना शुरू किया कि वो अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट देख रहा है और उसमें $100,000 से ज्यादा का बैलेंस है। दिलचस्प बात यह है कि वो ये नहीं सोच रहा था कि पैसे आएंगे कहाँ से। यही तो कुंजी है। उसने कैसे को पूरी तरह से छोड़ दिया। वो सिर्फ अंतिम परिणाम की भावना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मतलब वो राहत, सुरक्षा और उत्साह की भावना। बिल्कुल। और नतीजा, 2 महीने के अंदर उसे उसकी ड्रीम जॉब का ऑफर मिला, जिसकी सैलरी उम्मीद से ज्यादा थी। अरे वाह! और साथ ही उसके कुछ पुराने स्टॉक्स जिनकी कीमत लगभग 0 हो चुकी थी, वो अचानक आसमान छू गए। कुल मिलाकर उसके पास $100,000 से ज्यादा आ गए। कमाल है। एक और कहानी निकोल की है। उसने सिर्फ ये कल्पना की कि वो अपना मेल बॉक्स खोल रही है और उसमें चेक से भरे लिफाफे हैं। बस इतना? बस इतना। और 2 हफ्तों के अंदर उसे 3 अलग-अलग जगहों से अप्रत्याशित रूप से $2,000 से ज्यादा मिले। एक रेडियो कॉन्टेस्ट से, एक पुराने मेडिकल बिल के रिफंड से और एक तोहफे के तौर पर। तो अवचेतन मन रास्ते खुद ढूंढ लेता है। हाँ, अक्सर ऐसे रास्ते जो हमारा चेतन मन सोच भी नहीं सकता। जोसेफ मर्फी इस पर एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप गरीब हैं और जबरदस्ती दोहराएंगे मैं करोड़पति हूं, तो आपके अंदर एक संघर्ष पैदा होगा। आपका चेतन मन तुरंत कहेगा झूठ, तुम नहीं हो। हाँ, ये मानसिक टकराव कहलाता है और ये उल्टा काम करता है। तो मर्फी का सुझाव है कि आप ऐसे शब्द चुनें जिनसे संघर्ष ना हो, जैसे सिर्फ धन, सफलता को महसूस करते हुए दोहराना। सही। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये बस एक भावना है और यही धन की भावना फिर धन को आकर्षित करती है। ये बहुत बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, रिश्तों और सेहत के लिए भी यही सिद्धांत काम करता है। जैसे एलिसिया की कहानी। हाँ, एलिसिया की कहानी। वो ऑनलाइन डेटिंग से पूरी तरह थक चुकी थी। उसने हर रात सिर्फ ये महसूस किया कि वो एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले साथी के बगल में जाग रही है। और उसे कैसा महसूस हो रहा है? उसे पूरी तरह से सुरक्षित और शांत महसूस हो रहा है। उसने किसी खास इंसान का चेहरा नहीं सोचा, बस उस एहसास पर ध्यान दिया। हाँ, जो बहुत जरूरी है, ताकि आप संभावनाओं को सीमित न करें। और कुछ ही हफ्तों में वो एक हाइकिंग क्लब में एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने महसूस किया था। और सेहत के बारे में क्लेयर की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। उसे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था और वो बहुत दर्द में थी। उसने दवाइयों पर ध्यान देने के बजाय हर रात खुद को पूरी तरह से स्वस्थ होने की कल्पना की। कैसे? मतलब क्या सोचा उसने? बिना दर्द के दौड़ना, अपने भतीजे भतीजियों के साथ खेलना, ऊर्जा से भरपूर होना। अच्छा। उसने अपनी बीमारी को अपनी चेतना से ऊर्जा देना बंद कर दिया और अपना सारा ध्यान स्वास्थ्य की भावना पर लगा दिया। और असर हुआ? कुछ महीनों में उसके डॉक्टर्स हैरान रह गए। उसकी बीमारी के लक्षण कम होने लगे और उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लगभग सामान्य हो गए। वाह!
तो इन सभी कहानियों में एक ही धागा है, एक ही धागा है। सिर्फ सोचना नहीं बल्कि इच्छा पूरी होने की भावना में जीना। ये सब सुनने में जितना आसान और जादुई लगता है, मुझे पता है उतना है नहीं। मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि ठीक है, रात को मैंने विजुअलाइज कर लिया, पर दिन में तो वही शक, वही पुरानी आदतें और नकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे। असल चुनौती तो वो 23 घंटे है ना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर जोसेफ मर्फी का एक कमाल का आइडिया काम आता है। क्या? जिसे वो कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, यानी विपरीत प्रयास का नियम। अच्छा, वो तख्ते वाला उदाहरण है ना, कि अगर एक तख्ता जमीन पर रखा हो तो आप उस पर आसानी से चल लेंगे। हाँ, बिना सोचे समझे। लेकिन अगर वही तख्ता 2 इमारतों के बीच 20 फीट की ऊंचाई पर रख दिया जाए तो डर लगेगा। हाँ, तो आप उस पर चलने से डरेंगे। गिरने की कल्पना आपके चलने की इच्छा पर हावी हो जाएगी। मर्फी कहते हैं कि जब आपकी इच्छा और कल्पना में टकराव होता है तो हमेशा कल्पना ही जीतती है। तो आप चलने के लिए जितनी ज्यादा इच्छा शक्ति, जितना जोर लगाएंगे, गिरने का डर उतना ही बढ़ेगा और आपके पैर उतने ही कांपेंगे। वाह। तो आप कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे शक नहीं करना है, तो हम असल में चिंता और शक की कल्पना को और मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। जोर लगाना चेतन मन का काम है, और ये अवचेतन मन की प्रक्रिया में बाधा डालता है। जब आप अपने अवचेतन पर कुछ करने के लिए दबाव डालते हैं तो आप असल में ये मान रहे होते हैं कि वो काम अभी हुआ नहीं है, और आप असफलता के विचार को ज्यादा उलझा देते हैं। सही। तो फिर समाधान क्या है? अगर जोर जबरदस्ती काम नहीं करती तो क्या काम करता है? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? नहीं, समाधान है एक सहज, एक निष्क्रिय अवस्था अपनाना। वो कैसे? नहीं है। तो क्या करें? बस उन्हें एक बादल की तरह देखें, उन्हें स्वीकार करें और बहुत धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी इच्छा पूरी होने की भावना पर ले आएं। मतलब उन विचारों को ऊर्जा नहीं देनी है। बिल्कुल। और इस बात पर भी ध्यान नहीं देना है कि ये कैसे या कब होगा, क्योंकि ये सोचना भी चेतन मन का काम है जो फिर से रास्ते में आ जाएगा। सही कहा। आपका काम सिर्फ कप्तान की तरह डेस्टिनेशन तय करना और उसे महसूस करना है। जहाज को वहां तक कैसे ले जाना है, ये इंजन रूम का काम है। और निरंतरता। हाँ, सबसे जरूरी है निरंतरता। रोज रात को किया गया अभ्यास पानी की बूंदों की तरह है, जो लगातार गिरकर पत्थर में भी निशान बना देती हैं। ये आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाने जैसा है। और मर्फी कहते हैं कि बीज बोकर उसे रोज रोज खोदकर मत देखो कि वो उगा या नहीं। बिल्कुल। आपको यकीन करना होगा कि जमीन अपना काम कर रही है। दिन के दौरान उस विश्वास को बनाए रखना शायद रात के अभ्यास से भी ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि हमारा अवचेतन मन एक बहुत ही शक्तिशाली सहयोगी है। वो अच्छा या बुरा नहीं है। नहीं, वो बस एक जमीन की तरह है जो हमारे विचारों के बीजों को पोषित करता है, चाहे वो कैसे भी हों। और उस तक पहुंचने की चाबी जबरदस्ती या इच्छा शक्ति नहीं है, बल्कि एक शांत अवस्था में विश्वास, भावना और कल्पना के जरिए। ये अपने आप को कुछ करने के लिए मजबूर करने के बजाय अपने आप को यकीन दिलाने की एक नरम कला है। हाँ, कप्तान का काम बस इंजन रूम को सही दिशा निर्देश देना है और फिर स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा ढीला छोड़ देना है। बिल्कुल। और अब जब हम इस बातचीत को समेट रहे हैं तो एक विचार मेरे मन में आ रहा है। बताइए। जाते जाते सोचने के लिए एक बात, इन स्रोतों में दिए गए ज्यादातर उदाहरण पैसे, रिश्ते या घर जैसी चीजों को पाने के बारे में है। हाँ, भौतिक चीजें। मन की शांति, आत्मविश्वास या रचनात्मकता। हाँ, या जैसा कि निकोल की कहानी में था, उसने पैसों से शुरुआत की और फिर इसी तकनीक का इस्तेमाल अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजने के लिए किया। ये एक बहुत गहरा विचार है। ये सोचने वाली बात है कि इस तकनीक की असली क्षमता शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। सिर्फ चीजों को पाने के लिए नहीं, बल्कि वो बनने के लिए जो हम हमेशा से बनना चाहते थे।